अब देखते हैं कि लिथियम रिसोर्स स्टेटस क्या है इंडिया में। तो अगर हम देखें तो इंडिया क्या है, टॉप 10 कंट्रीज है लिथियम रिसोर्सेज में, ठीक है। लिथियम रिसोर्सेज में हम क्या है, टॉप 10 कंट्रीज हैं। देन मेजर डिस्कवरी अगर देखें तो 5.9 मिलियन मेट्रिक टन जो है लिथियम का डिस्कवर हुआ, कहाँ पे, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में। और द लिथियम पैराडॉक्स, मतलब अभी हम इसको समझते हैं। तो रिसोर्स का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो 60% ऑफ लिथियम रिजर्व जो है इंडिया में, हमने देख लिया कि ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। और लिथियम अगर हम वर्ल्ड में समझना चाहें तो 60% ऑफ लिथियम रिजर्व कहाँ है, लिथियम ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है, ABC, ठीक है, मीन्स अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। तो 60% रिजर्व जो है लगभग ये इसी पॉइंट में है, ठीक है, ABC में, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में है, ठीक है। लेकिन जियोपॉलिटिकल रियलिटी अगर देखें तो चाइना कंट्रोल कर रहा है 70% लिथियम रिफाइनिंग को और लिथियम आयन सेल के मैन्युफैक्चरिंग को। तो इससे क्या हो रहा है कि क्या पावर सिर्फ माइनिंग में है, नहीं, बल्कि रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटी बैटरीज के बारे में। तो ग्रेविटी बैटरीज का क्या काम है, स्टोर एनर्जी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटी बैटरीज जो है ये क्या काम करती है कि स्टोर करती है एनर्जी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसका काम क्या है कि एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है, एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कैसे किया जाता है, बाय लिफ्टिंग हैवी मासेस। तो जो हैवी मास है उसको जब लिफ्ट किया जाता है तो एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होता है, जब लोअर कर दिया जाता है मासेस को, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इस बात को याद रखना है कि जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होगा, जब मास को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, लोअर कर दिया जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर किया जाएगा जब हैवी मास को लिफ्ट करके, ठीक है। तो ग्रेविटी बैटरी का काम क्या है, ये स्टोर करती है एनर्जी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एनर्जी को स्टोर करेगी। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो लिफ्ट हैवी मास, ठीक है। जब अब एनर्जी क्या है, एक्सेस में है, इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसको एनर्जी को स्टोर किया जाएगा लिफ्ट करके हैवी मास को, ठीक है। और जब डिमांड अराइज हो गया, ठीक है, अब लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, तो मास को लोअर कर दिया जाएगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो सिंपल इसको समझते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है कि जब एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है, क्या है, एक्सेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा रहा है टू लिफ्ट अ हैवी मास। एक हैवी मास को क्या किया गया, लिफ्ट किया गया, चाहे ब्लॉक या वेट को हायर हाइट तक, ऊपर के हाइट तक लिफ्ट किया गया। और एनर्जी को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि जो मास होता है, बिकॉज द मास इज एट हाइट इट स्टोर्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, जब मास हाइट पे होता है, ऊपर होता है, तो ये स्टोर करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड अब स्टार्ट हो गया, राइज होना शुरू हो गया, तो इस मास को अब नीचे लोअर डाउन कर दिया गया, ठीक है। और जैसे लोअर डाउन किया गया तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी रोटेट्स अ जनरेटर टरबाइन। फिर मैकेनिकल एनर्जी का क्या काम है, ये रोटेट करेगा जनरेटर टरबाइन को, और जनरेटर फिर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपली ये बात याद रखना है आपको कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो फिर क्या होगा कि लिफ्ट हैवी मास, देन जब डिमांड अराइज होगा तो मास को लोअर किया जाएगा, जो हैवी मास है उसको ऊपर लिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। और जब मास डिमांड अराइज हो गया तो इसी मास को लोअर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, लोअर कर दिया गया, नीचे की तरफ कर दिया गया। फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मेन कंपोनेंट देखें तो इसमें हैवी मास का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, कंक्रीट ब्लॉक्स या सॉलिड वेट्स का। देन क्रेन, एलिवेटर्स और हॉइस्ट, इन सब का यूज़ किया जाएगा। अब क्रेन वगैरह का यूज़ करके ही तो उसको ऊपर और नीचे किया जाएगा इस मास को, ठीक है। देन एनर्जी रिलीज मैकेनिज्म क्या है, तो जनरेटर जो है कन्वर्ट करेंगे मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। एडवांटेज क्या है, लाइफ, लॉन्ग लाइफ होगा, कोई केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होगा, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी लो होगा, और ये सूटेबल है ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए, ये सूटेबल है। लिमिटेशन अगर देखें तो हाई इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये एक लिमिटेशन है, और लोकेशन स्पेसिफिक फीजिबिलिटी, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि हर जगह पॉसिबल नहीं है, लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन ही चाहिए होता है।
सो अब फ्यूल सेल के बारे में देख लेते हैं कि फ्यूल सेल क्या है। तो ये 2015 में पूछा जा चुका है। तो फ्यूल सेल जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी कैसे? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। प्राइमरी फ्यूल क्या है? तो हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहाँ पे कोई कंबशन इन्वॉल्व नहीं हुआ। देन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स देख लेते हैं क्या है ये, ऑपरेशन कैसे होगा इसका। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन स्प्लिट होगा कैसे, इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है। देन फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। और एट कैथोड क्या होगा, प्रोटॉन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा कैथोड पे कि प्रोटॉन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि एनोड पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा और कैथोड पे वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का, वाटर, और इसी वजह से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है। एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन स्प्लिट हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट से और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और कैथोड पे क्या होगा, प्रोटॉन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पे फिर बाई प्रोडक्ट क्या होगा इसका, वाटर, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, ओके। सो एप्लीकेशन इज ट्रांसपोर्टेशन में एप्लीकेशन है, कार, बसेस, ट्रक्स में, हैवी ड्यूटी एंड लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट में इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। देन स्टेशनरी पावर जनरेशन, पोर्टेबल पावर, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। तो एप्लीकेशन बहुत सारा है इसका, एक तो ट्रांसपोर्ट में है, ठीक है। देन स्टेशनरी पावर जनरेशन में है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है किसके लिए, बिल्डिंग्स और इंडस्ट्री के लिए। पोर्टेबल पावर सप्लाई किसमें, इन ऑफ ग्रिड और रिमोट एरियाज़ में। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, जहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंसेस इंटरमिटेंट सोलर एंड विंड एनर्जी, ठीक है। देन माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, सो ये क्या है, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है ताकि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में जो है कन्वर्ट करें, ठीक है। तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एनोड पे बैक्टीरिया क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, और रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है जनरेट करते हैं कैसे, इलेक्ट्रिसिटी वाया एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, इस तरीके से। और कैथोड पे क्या होता है, प्रोटॉन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी होता है जहाँ पे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कन्वर्ट करते हैं कैसे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये बात ध्यान रखना है। अब इसका जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल है तो इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, बायोसेंसर्स में, रिमोट पावर सोर्सेज में और रिसर्च टूल में है। तो यहाँ पे ना जब भी टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा यहाँ वाइड सोचना है, आप यहाँ पे शॉर्ट या कम नहीं सोच सकते, यहाँ पे आपको वाइड लेकर के चलना होता है, वाइड सोचना होता है, ठीक है, कि इस चीज़ का जो है एप्लीकेशन फ्यूचर में भी हो सकता है। या अगर आप कोई अजीब सा स्टेटमेंट देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कर रहा है तो आप सोचते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, लेकिन ऐसा सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आए ब्रॉड सोचना है। अगर तो कुछ बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है जो आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत एक्सट्रीम है तो आप उसको कट कर सकते हैं, लेकिन जनरली फिर सारा सही होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और खुद को डाउट करके कट नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में ओवर थिंक करने की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। नॉलेज था, पता था, पढ़ा हुआ था, उसके बावजूद उस पर बार बार सोचने की वजह से क्या ये होगा या नहीं होगा, होगा नहीं होगा, इस तरीके से मेरे साथ रियल एग्जाम में भी हुआ है ऐसा कि जानने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद वो क्वेश्चन गलत हुआ है। तो आपको ओवर थिंक नहीं करना है बिल्कुल भी उस ऑप्शन को लेकर के, ठीक है। तो ये इस तरीके का आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देन अब कुछ पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं और लोकेशन क्या है उसका, उस पर कैसा चार्ज है, फंक्शन क्या है देख लेते हैं। तो जो प्रोटॉन है लोकेशन ये कहाँ पे है, तो लोकेशन है इसका न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन का लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के आउटसाइड ऑर्बिट करता है शेल में, ये याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन
पे न्यूट्रल चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन का मास अगर देखें तो क्या है 1 है, न्यूट्रॉन का 1 है और इलेक्ट्रॉन का 0.0005 है, ठीक है। फंक्शन अगर देखें तो प्रोटॉन क्या करता है, डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर और एलिमेंट को। न्यूट्रॉन्स का फंक्शन समझ लेते हैं कि न्यूट्रॉन्स इससे क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग टू द एटॉमिक मासेस। तो जो एटॉमिक मासेस हमें देखने के लिए मिल रहा है वो किसकी वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। और डिफरेंस इन न्यूट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लीड्स टू आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। इसको समझते हैं। आइसोटॉप क्या होता है, आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, ठीक है। आइसोटॉप में क्या होगा, एटम होगा सेम एलिमेंट का, ठीक है। और तो ये कैसे बनेगा, जब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, लेकिन जब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो क्या बनेगा, आइसोटॉप बनेगा। इसको ध्यान में रखना है क्योंकि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है और उसका एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हाइल हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लीड टू आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल आप समझना चाहें तो जैसे कि कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन 12 लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए है आपके। कार्बन 12 तो इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। देन कार्बन 13, यहाँ पे 6 प्रोटॉन है लेकिन 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है। देन कार्बन 14, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 प्रोटॉन है बट 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो सब में हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन तो 6 ही है, क्या है, प्रोटॉन 6 है, तो ये क्या है, दे आर सेम एलिमेंट। तो ये क्या है, अगर प्रोटॉन 6 है तो ये कार्बन ही है, ये सेम एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन है, लेकिन न्यूट्रॉन अलग है इसीलिए इसका एटॉमिक मास जो है अलग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। डिफरेंस इन न्यूट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन लीड्स टू आइसोटॉप ऑफ द सेम नंबर। हमने यहाँ पे देखा कि हर का कार्बन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, 6 6 6 है। अगर 6 प्रोटॉन है तो ये तो है तो कार्बन ही, बस इसका मास चेंज हुआ न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में देना है और समझना है कि ये है क्या, ओके। देन अब मूव करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर और साइंस टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी में हम एटम के बारे में अब समझते हैं। जैसे कि हमने थोड़ा सा समझ लिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें एटम का, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई एक एटम है, ये सब एटॉमिक जो है पार्टिकल से मिलकर बना है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है जिसका कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है जिसका कि कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रल होता है चार्ज, याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जो है न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस लोकेटेड होता है सेंटर में, न्यूक्लियस सेंटर में है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है, और ये अरेंज होता है सेल्स में, ठीक है, या एनर्जी लेवल में। तो न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है कभी भी, वो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर होता है, ठीक है। की इनसाइट अगर हम समझना चाहें तो मोस्ट मास कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, तो ज़्यादातर जो मास है ये कहाँ है, न्यूक्लियस में है, और एटम जो है मोस्टली एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक समझ गए कि स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर चार्ज आपको याद रखना है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रॉन तो नो चार्ज न्यूट्रल, और ई से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ओके। देन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, इसको समझ लेते हैं। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है ना, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स को, ठीक है। तो जो ये स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल का, ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है
फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, फंडामेंटल फोर्सेस गवर्निंग देयर इंटरेक्शन। और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस है जिससे कि ये इंटरेक्शंस हो पा रहा है यूनिवर्स में, ठीक है। तो अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। मैटर पार्टिकल्स मीन्स फर्मियोन्स, ठीक है, और फोर्स कैरियर्स बोसोन्स। तो अब फर्मियोन्स क्या है, तो फर्मियोन्स जो है ना ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर का, ठीक है, मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फर्मियोन्स, और ये फॉलो करते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब है कि दो आइडेंटिकल फर्मियोन जो है कैन नॉट ऑक्यूपाई द सेम क्वांटम स्टेट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि जो दो आइडेंटिकल फर्मियोन्स होता है वो जो है ऑक्यूपाई नहीं करेंगे सेम क्वांटम स्टेट, एक ही टाइम पे सेम क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखते हैं जो मेन टू टाइप का फर्मियोन्स होता है, एक तो होता है क्वार्क। अब ये क्वार्क क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि कंबाइन करके हैड्रॉन्स बनाता है, ठीक है। हैड्रॉन्स मतलब लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्वार्क क्या है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, ये कंबाइन करके, ठीक है, हैड्रॉन्स बनाएगा। हैड्रॉन्स कैसा होता है, लाइक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और क्वार्क में अगर फ्लेवर्स देखें तो 6 टाइप का होता है, अप हुआ, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, डाउन, ये सब होता है। अगर प्रॉपर्टी देखें तो इसका कन्फाइनमेंट अगर हम समझना चाहे तो क्वार्क जो है ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, नहीं कर सकता है। क्वार्क कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। तो ये हमेशा जो है ना एग्जिस्ट करेगा कंबाइन करके दूसरे क्वार्क के साथ, ठीक है। तो क्वार्क्स एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रीली नेचर में, ये जब भी एग्जिस्ट करता है तो ये कंबाइन करेगा दूसरे क्वार्क के साथ और कंबाइन करके बनाएगा हैड्रॉन्स, ठीक है। हैड्रॉन्स में इंक्लूड होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो रोल इन एटम, तो एटम में इसका क्या रोल है, प्रोटॉन इज इक्वल टू UDD, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 अप क्वार्क्स है और 1 डाउन क्वार्क्स है, हमने देखा कि ये अकेले फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देन अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या है UDD, मतलब 1 अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है, तो इसी तरीके से ये रहेगा, ठीक है। जो सिंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर्म द न्यूक्लियस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को बनाता है, ठीक है। तो क्वार्क अल्टीमेटली जो है एटॉमिक न्यूक्लियाई इसीलिए बना देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लेप्टॉन्स के बारे में, ठीक है। तो लेप्टॉन्स क्या है, अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है, ये एक अनदर क्लास है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। तो अनलाइक क्वार्क ये जो है क्या करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जैसे कि क्वार्क का हमने देखा कि ये मिलकर के कंपोजिट पार्टिकल्स बनाएंगे, ये लेप्टॉन्स जो है कंपोजिट पार्टिकल्स नहीं बनाएगा, ठीक है। देन चार्ज लेप्टॉन्स होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, देन म्यून, टाओ, ये सब कुछ होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इज द वन दैट फॉर्म्स एटम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम्स और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। देन अब देखते हैं न्यूट्रिनोज के बारे में, ठीक है, जो कि क्या है, न्यूट्रल लेप्टॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेप्टॉन्स के बारे में क्या समझा कि ये भी एक क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। जैसे कि क्वार्क के बारे में हमने देखा कि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस तरीके से जो है बनाता है, ठीक है। हाइड्रोन में ये क्या करेगा, कंबाइन करके हाइड्रोन बनाएगा, और हाइड्रोन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और लेप्टॉन में हम क्या देख पा रहे हैं कि ये कोई कंपोजिट पार्टिकल नहीं बना रहा है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है कि ये बनाता है एटम्स और इलेक्ट्रिसिटी। देन अब न्यूट्रिनोज के बारे में देख लेते हैं। ये न्यूट्रल लेप्टॉन्स है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यून न्यूट्रिनो है, ताऊ न्यूट्रिनो है, और इसका जो है मास बहुत ही कम होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, और इंटरेक्ट करता है ये बहुत वीकली एकदम मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, बहुत वीकली। और ये पास कर सकता है थ्रू अर्थ ऑलमोस्ट विदाउट इंट्रैक्शन, कि बिना किसी इंट्रैक्शन के न्यूट्रिनोज क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो की फीचर देखें तो यहाँ ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मतलब वीकली जो है कनेक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है न्यूक्लियस को, और एसेंशियल है किसके लिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शन के लिए। देन अब देखते हैं फोर्स कैरियर। तो फोर्स कैरियर में बोसोन्स, तो बोसोन्स क्या करता है, मीडिएट फंडामेंटल फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल। तो इसका काम बेसिकली क्या है, कैरी करना, कैरियर, ये मीडिएट करता है फंडामेंटल फोर्सेस को,
ठीक है, जो पार्टिकल्स है उसके बीच में फंडामेंटल फोर्सेस लगता है, तो उस फोर्सेस को ले जाने वाला कौन है, बोसोन्स ही है। देन इसमें एक देखते हैं गॉज बोसोन, तो इसमें फोटोन होता है। तो फोटोन क्या है, ये कैरियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लाइट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए। देन W+W- एंड Z बोसोन है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मीडिएट करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इसकी वजह से क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके होता है, बीटा डिके, ठीक है। देन ग्लूऑन्स जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कैरियर है, ठीक है। तो ये बाइंड करता है क्वार्क को इनसाइड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये याद रखना है कि बोसोन्स जो है ये कैरियर है, ये मेडिएट करता है फंडामेंटल फोर्सेस को। अब समझते हैं हिग्स बोसोन के बारे में, इसको भी पूछा जा चुका है। तो ये हिग्स बोसोन का क्या काम है, ये मास देता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को। क्या प्रोवाइड करता है, मास प्रोवाइड करता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को, ठीक है। और थ्रू द हिग्स मैकेनिज्म, तो ये मास कैसे प्रोवाइड करता है, तो हिग्स मैकेनिज्म के थ्रू ये मास प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हिग्स बोसोन क्या है, ये एक टाइनी पार्टिकल है दैट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स फील्ड। तो हिग्स पार्टिकल की वजह से हमें पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे हिग्स फील्ड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। देन हिग्स फील्ड क्या है, तो ये एक इनविजिबल फील्ड होता है जो कि प्रेजेंट है हर जगह यूनिवर्स में, ठीक है। तो हिग्स फील्ड है क्या, हर जगह ये प्रेजेंट है यूनिवर्स में। और पार्टिकल मूविंग थ्रू इट गेन मासेस, और पार्टिकल जब इससे मूव करता है तब पार्टिकल को क्या मिल जाता है, मास मिल जाता है। तो हिग्स बोसोन, तो ये क्या काम है इसका, कि ये मास प्रोवाइड करता है फंडामेंटल पार्टिकल्स को, ठीक है। तो ये हमने समझा। देन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये एक्सप्लेन करता, अब ये मास प्रोवाइड कर रहा है तो इसी से हमें पता चल रहा है ना कि आखिर पार्टिकल्स का मास क्यों है, ये हमें पता चल पा रहा है। और अगर ये नहीं होता तो एटम्स, मैटर और स्टार वगैरह ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता प्रॉपरली। देन डिस्कवरी अगर देखें तो ये डिस्कवर हुआ है कब, इन 2012 एट सर्न, ठीक है। और ये कंफर्म करता है कंप्लीटनेस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल, तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसको ये कंफर्म करता है, उसके कंप्लीटनेस को। देन अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो फोर्सेस है ये एक्सप्लेन करता है स्टैंडर्ड मॉडल को, ठीक है। तो अब कितना फंडामेंटल फोर्सेस है, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया, और तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसको मेडिएट कौन करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मेडिएट करता है फोटोन्स, हमने पढ़ा इसको ऑलरेडी पहले। और ये एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, और ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट के लिए, ठीक है। देन वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इसको कौन मेडिएट करता है, तो Z&W बोसोन इसको मेडिएट करता है। इसकी वजह से रेडियो एक्टिव डिके होता है और ये रोल प्ले करता है न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये फोर्स है जो कि क्वार्क को होल्ड करके रखता है साथ में, और फिर ये बनाता है प्रोटॉन और एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्वार्क्स क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो कि कंबाइन करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है बनाता है, ठीक है। और इसको होल्ड कौन करता है, होल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही होल्ड करता है क्वार्क्स को, ठीक है। और इसको मीडिएट कौन करेगा, तो ग्लूऑन्स, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ग्लूऑन्स क्या है, ग्लू पार्टिकल्स, जिसके वजह से क्वार्क्स जो है टाइटली बंधा हुआ रहता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स इसके ऊपर काम, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है, ये याद रखना है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। और ये होल्ड करता है न्यूक्लियस को टुगेदर अगेंस्ट प्रोटॉन रिपल्शन। तो ये न्यूक्लियस को इसलिए होल्ड कर रहा है ताकि प्रोटॉन रिपल्सन ना हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हम जान चुके हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये स्टैंडर्ड मॉडल में इंक्लूड नहीं है, और इसको एक्सप्लेन किया गया है आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम समझना चाहें तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी हम जान चुके हैं कि इसको मेडिएट करता है फोटोन्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझते हैं, तो कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो अब हम एक्चुअल में अपने लास्ट की तरफ ही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब कुछ ही लेक्चर में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देन आप उसको एक और बार देख सकते हैं ताकि आपका रिविज़न हो जाए, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़े से ध्यान से PYQ को सॉल्व करें इसके साथ, तो आपको एक समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन के साथ डील करना है, ठीक है। सो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अगर एनर्जी लिखा हुआ है तो मतलब ये क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी रिलीज किससे होगा, फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियस। तो एटॉमिक न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होगा जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तब। तो ये क्यों होता है,
तो मास एनर्जी कन्वर्सन की वजह से होता है, ठीक है। आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू mc², तो यहाँ पे ये क्यों होता है, मास एनर्जी कन्वर्जन की वजह से होता है, जहाँ पे स्मॉल लॉस ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि थोड़ा सा मास अगर लॉस होता है तो वो कन्वर्ट होता है काफ़ी सारे एनर्जी में, ठीक है। तो इट इज़ मिलियंस ऑफ टाइम मोर पावरफुल देन केमिकल एनर्जी। अब ये बात याद रखना है कि जो बर्निंग कोल है ये क्या है, यहाँ केमिकल एनर्जी हो रहा है, तो इससे मिलियन ऑफ टाइम जो है पावरफुल होता है न्यूक्लियर एनर्जी। अब अगर टाइप्स देखें न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना हैवी न्यूक्लियस को स्प्लिट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, याद रखना है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ कि अगर हैवी न्यूक्लियस है तो इसको ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, स्प्लिट किया जा रहा है, जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, ठीक है, इसको ब्रेक करके लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब फ्यूजन, इसको तोड़ा जा रहा है। की फीचर अगर देखें तो ये कैसे किया जाता है, ट्रिगर्ड बाय बम्बार्डमेंट विथ न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्डमेंट किया जाता है, फिर लार्ज एनर्जी जो है रिलीज होता है। मोर न्यूट्रॉन्स कॉज चेन रिएक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स के साथ बम्बार्डमेंट किया जाएगा तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये क्या है, ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया भाई, ये कंट्रोलेबल है, ठीक है। देन अनकंट्रोल्ड कौन सा है, जो न्यूक्लियर वेपन्स में होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है, इसीलिए ये इतना डेंजरस होता है। देन इन न्यूक्लियर रिएक्टर में फिर क्या होता है कि मॉडरेटर स्लोज न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ मॉडरेटर होता है जो कि न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा, ठीक है, जैसे कि हैवी वाटर है या ग्रेफाइट है, ये सब मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है। और ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। देन हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्टीम, टर्बाइंस, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हीट कैसे प्रोड्यूस होगा, हीट स्टीम से, फिर टर्बाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस टाइप के प्रोसेस से। तो बेसिस ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन, तो अभी हमारे यहाँ पे इसी तरीके से न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो रहा है कि सबसे पहले हीट प्रोड्यूस होगा, फिर जो है स्टीम होगा, स्टीम की वजह से टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन न्यूक्लियर फ्यूजन, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया कि भारी न्यूक्लियस को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे स्मॉल लाइट न्यूक्लियाई को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यूजुअली हाइड्रोजन आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस। भारी न्यूक्लियस बनाने के लिए हाइड्रोजन आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। जो कॉमन फ्यूजन फ्यूल यूज़ किया जाता है दैट इज़ ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है, ठीक है। और जो है ना ये फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ये बात ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, फ्यूजन से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये लेस रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब ये क्या है, बेटर है। तो फ्यूजन इज़ द एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड स्टार। तो फ्यूजन कैसे होगा, एनर्जी सोर्स क्या है इसका, सन है और स्टार है, ठीक है। तो चैलेंज क्या है कि सस्टेनिंग कंट्रोल फ्यूजन ऑन अर्थ, की इसको हम कंट्रोल कैसे करें सस्टेनिंग फ्यूजन को, ठीक है, क्योंकि हमारा एनर्जी सोर्स सन और स्टार है, तो यही एक चैलेंज आ जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ, कंबाइन किया गया लाइट न्यूक्लियाई को ताकि एक हैवियर न्यूक्लियस बन सके, तो हाइड्रोजन आइसोटोप्स यूजुअली, और यहाँ पे हैवियर को ब्रेक करके क्या किया जा रहा है, फ्यूजन किया जा रहा है, जैसे कि यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239, तो इसको लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ा जा रहा है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं ITER, ठीक है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। तो या इसको आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ये 2016 में पूछा जा चुका है। तो ये है क्या, ITER, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन प्रोजेक्ट है। कोर कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे टोकामक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है टोकामक, उस टोकामक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का और भी दूसरा नाम है दैट इज़ मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा, कितना 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। देन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स कन्फाइन प्लाज्मा इन डोनट शेप चैम्बर, फिर ये डोनट शेप चैम्बर में कन्वर्ट होता है। देन पार्टिसिपेंट्स अगर हम देखें ITER में तो 35 कंट्रीज़ हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट वन है EU है, USA है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है।
लोकेशन तो ये कहाँ पे है, तो कदारचे फ्रांस में है, याद रखना है। तो इसको आर्टिफिशियल सन क्यों बोला गया, ये बात हमें समझना है। तो अटेम्प्ट्स टू रेप्लिकेट सोलर फ्यूजन कंडीशंस ऑन अर्थ, क्योंकि हम जो है इसके थ्रू आर्टिफिशियल सन मतलब सोलर फ्यूजन कंडीशन जो है हम अर्थ पे रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल सन, इसीलिए कहा गया। इंडिया भी इसका की पार्टनर है और ये प्रोजेक्ट जरूरी है क्लीन और वर्चुअली लिमिटलेस एनर्जी के लिए, ठीक है। और एडवांसेस हम इससे धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं सुपर कंडक्टर्स में और प्लाज्मा फिजिक्स में। देन टोकामक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये टोकामक क्या है, एक मशीन है जिसका कि यूज़ किया जाता है जिससे कि हम अचीव कर सके न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग वेरी हॉट प्लाज्मा, की हॉट प्लाज्मा को कंट्रोल करके हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को अचीव कर सके। तो ये अब काम कैसे करता है, तो गैस को एक्सट्रीमली हीट किया जाएगा, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में गैस को हीट किया जा रहा है, ये फिर बनेगा प्लाज्मा, ठीक है, सुपर हीटेड चार्ज पार्टिकल बनेगा। और फिर प्लाज्मा इज कन्फाइंड इन डोनट शेप्ड चैम्बर, तो ये फिर डोनट शेप चैम्बर की तरह बनेगा, टोकामक जिसका नाम है। देन पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जो है होल्ड एंड कंट्रोल प्लाज्मा, तो जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होल्ड करेगा और कंट्रोल करेगा प्लाज्मा को, ठीक है, ताकि सो इट डज नॉट टच द वॉल, ताकि ये वॉल को टच ना करे। देन फ्यूज़न रिएक्शन में ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होगा, जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और क्या बनाएंगे, हीलियम प्लस एनर्जी। फ्यूज़ करके क्या बनेगा, हीलियम बनेगा और एनर्जी बनेगा और रिलीज होगा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सन की तरह, जैसे सन से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है उसी तरीके से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। देन वाई मैग्नेटिक फील्ड्स, तो समझते हैं कि प्लाज्मा बहुत हॉट होता है, ठीक है, हमने देखा कि इसको कितना हीट किया जा रहा है, मिलियंस डिग्री सेल्सियस तक, तो कोई भी मटेरियल जो है इसको कंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ फिजिकल वॉल, क्योंकि इतने डिग्री सेल्सियस में इसको हीट किया जा रहा है तो ये मुश्किल हो जाएगा ना फिजिकल वॉल में, इसीलिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट को यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स का। तो गोल क्या है कि हमारे पास जो है ना, जो ये फ्यूज़न का प्रोसेस है इसको हम सस्टेन कर सके, कंट्रोल्ड फ्यूज़न हमारे पास आ सके, ताकि हम क्लीन और लार्ज स्केल एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। टोटल हमारा फोकस किसके ऊपर है कि क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस होना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है। अब समझते हैं कोल्ड फ्यूज़न। तो कोल्ड फ्यूज़न क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न है एट और नियर रूम टेम्परेचर। ये क्या है कि एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियर फ्यूज़न का सिचुएशन है कि कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे, रूम टेम्परेचर। तो की पॉइंट्स क्या है, तो जैसे हमने देखा कि हॉट फ्यूज़न जो हो रहा है तो इसमें मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस लग रहा है, लेकिन अभी जो है इस चीज़ को कोई भी क्लेम जो है अगर हम देखें तो जो भी एक्सपेरिमेंटल क्लेम्स है ये अभी अनवेरीफाइड है, ठीक है, और अभी हमें ये प्रैक्टिकल एनर्जी सोर्स करेंटली लग नहीं रहा है और कोई भी एक्सेप्टेड साइंटिफिक मॉडल इसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं हाइपोथेटिकल कि इस तरीके से बना पाना, पहले तो हम इसी को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम जो है कंपैरिजन करें कि फीजन और फ्यूज़न क्या है, तो इसमें फीजन में क्या हुआ कि स्प्लिटिंग हैवी न्यूक्लियाई और इसमें कंबाइन किया गया फ्यूज़न में, और टेम्परेचर अगर देखें तो ये रिलेटिवली कम है और फ्यूज़न में हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। एनर्जी का आउटपुट देखें तो इसका हाई है और इसका वेरी हाई है। वेस्ट देखें तो इसमें फ्यूज़न में वेस्ट आता है दैट इज़ रेडियो एक्टिव वेस्ट, और इसमें जो है कम वेस्ट है, ठीक है, और ये याद रखना है। देन करंट यूज़ अगर देखें तो इसका यूज़ जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न का न्यूक्लियर पावर प्लांट में है और ये अभी एक्सपेरिमेंटल एज में है, स्टेज में है, ठीक है। देन फ्यूल देखें तो क्या क्या फ्यूल इससे प्रोड्यूस हो रहा है या क्या यूज़ किया जा रहा है इसमें, तो फ्यूल इसमें यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, और इसमें जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हम कुछ चीज़ देख चुके हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जो कि इनिशिएट करता है और कंट्रोल करता है न्यूक्लियर फ्यूज़न को, ठीक है, ताकि जनरेट किया जा सके हीट, ठीक है, और फिर उसको कन्वर्ट किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी में। तो कोर आइडिया क्या है, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन बने, हीट से स्टीम में कन्वर्ट हो, फिर टरबाइन, देन इलेक्ट्रिसिटी, ये पर टरबाइन रोटेट करके क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी बना। तो ये इस तरीके का कुछ प्रोसेस है जो अनलाइक न्यूक्लियर वेपन
तो यहाँ रिएक्टर्स जो है ना ये मेंटेन करता है स्टेबल और कंट्रोल्ड फ्यूजन रेट। तो यहाँ पे फ्यूजन रेट क्या है, कंट्रोल्ड रहता है। अब कंपोनेंट अगर देखें न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का और की पार्ट और उनका फंक्शन देखें तो सबसे पहले फ्यूल का यूज़ किया जाएगा। तो वो फ्यूल क्या होगा, यूरेनियम 235, समटाइम्स प्लूटोनियम, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन का प्रोसेस होगा, देन एनर्जी रिलीज होगा। देन कंट्रोल रॉड्स अगर देखें तो ये किस चीज़ से बना होता है, बोरोन और कैडमियम से बना होता है और ये एक्सेस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है और स्टॉप करता है चेन रिएक्शन को। तो ये क्या है, कंट्रोल रॉड्स का मतलब ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन मॉडरेटर, क्वेश्चन की आ चुका है इसके ऊपर भी, तो स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स टू सस्टेन फ्यूजन। मॉडरेटर मतलब क्या है, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फ्यूजन को सस्टेन किया जा सके। देन मटीरियल्स क्या यूज़ किया जाता है मॉडरेटर्स के लिए, मॉडरेट करने के लिए, तो हैवी वाटर D2O और लाइट वाटर और ग्रेफाइट, ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है। देन कूलेंट, ठीक है, कूलेंट का क्या काम है, कैरीज हीट अवे फ्रॉम द कोर। तो कूलेंट का काम ये है कि कोर से हीट को बाहर लेके जाओ, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है, वाटर या हैवी वाटर या हीलियम, ठीक है। देन स्टीम जनरेटर्स, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में और ड्राइव्स टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो स्टीम जनरेटर भी होता है कि वाटर को कन्वर्ट करेगा स्टीम में, फिर जो है ड्राइव्स टर्बाइन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। तो जब सारा कंपोनेंट अच्छे से काम करेगा तभी जो है जनरेट होगा। तो स्टीम जनरेटर से क्या होगा, वाटर बना स्टीम, देन फिर इसने डिराइव किया टर्बाइंस को, ठीक है, जिससे कि फिर इलेक्ट्रिसिटी बन पाया, ठीक है। अब समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, पहले फ्यूल स्प्लिट होता है, फिर हीट रिलीज होता है, हीट फिर ट्रांसफ़र होता है, कूलेंट एब्जॉर्व करता है हीट कोर से, देन स्टीम प्रोडक्शन होता है, हीट कन्वर्ट करता है वाटर को स्टीम में, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, स्टीम क्या करता है, रोटेट करता है टर्बाइन को, देन जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो है एसेंशियली क्या है, एक हीट इंजन है, लाइक थर्मल पावर प्लांट्स, बट हीट कम्स फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। लेकिन यहाँ पे हीट कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आ रहा है। अब वाटर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये पूछा जा चुका है, PYQ है ये। वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। मतलब क्या है कि वाटर डिजॉल्व मैनी सब्सटेंसेस ड्यू टू डाइपोलर नेचर। वाटर में आप देखते हैं कुछ भी इजीली घुल जाता है, आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर का नेचर जो है ना ये डाइपोलर नेचर है, ठीक है। और मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम डेंसिटी कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो लेक्स जो होता है फ्रीज फ्रॉम टॉप। तो हम क्या देखते हैं, अगर एक लेक है तो यह क्या नीचे फ्रीज होगा, ये ऊपर से फ्रीज होता है, तो टॉप से फ्रीज होता है, पहले जो पानी का ऊपर वाला लेयर है, पहला वाला परत है, तो वही जो है फ्रीज होगा। और बॉटम क्या होता है, ये लिक्विड रह जाता है बॉटम वाला पार्ट। तो दीज प्रॉपर्टीज मेक वाटर एन एक्सीलेंट कूलेंट एंड मॉडरेटर। इसी की वजह से वाटर एक एक्सीलेंट कूलेंट होता है और मॉडरेटर। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कितने तरीके का होता है, ठीक है। एक अगर हम देखें तो ये है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है। इसका फीचर देखें तो इसमें कूलेंट मॉडरेटर है, ठीक है। हैवी वाटर, कूलेंट प्लस मॉडरेटर, यहाँ पे मतलब हैवी वाटर का यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। देन फ्यूल इसमें देखें तो क्या है, नेचुरल यूरेनियम है, मिनिमल इनरिचमेंट नीडेड, तो इसमें ज़्यादा इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें यूरेनियम है। कंट्रोल कौन करता है, तो बोरोन जो है ये रॉड्स को कंट्रोल करता है। एडवांटेज देखें तो ये इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल यूरेनियम, तो इसमें जो है नेचुरल यूरेनियम का सही तरीके से यूज हो पाएगा, ठीक है। तो जो मोस्ट इंडियन रिएक्टर है वो क्या है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है। याद रखना है कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है, हैवी वाटर का। देन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs, तो इसका कैपेसिटी अगर हम देखें तो लगभग जो है 300 मेगावाट से के बराबर है या 300 मेगावाट से कम है, ठीक है। इतना याद रखना है कि 300 मेगावाट से कम है, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और फैक्ट्री बिल्ट एंड ट्रांसपोर्टेबल,
और ये जो है क्या है ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये फैक्ट्री बिल्ट होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इन्हेंस्ड इसमें सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी अगर देखें तो सेफ्टी भी इन्हेंस हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी, और ये रिमोट एरियाज़ के लिए और ग्रिड के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हम क्या देख रहे हैं, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है जिसका की कैपेसिटी 300 मेगावाट से कम हो रहा है, ठीक है। देन गैस कूल्ड रिएक्टर्स, तो यहाँ पे फीचर्स अगर देखें तो कूलेंट क्या है इसमें, हीलियम और CO2, और ये ऑपरेट करता है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, इफिशियंसी देखें तो अप टू 50% है गैस कूल्ड रिएक्टर्स का। एप्लीकेशन देखें इलेक्ट्रिसिटी में, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में और वाटर को डीसैलिनेशन करने में, ठीक है। देन लाइट वाटर रिएक्टर्स, तो यहाँ अब इसको समझ लेते हैं। इसमें होता है लाइट वाटर रिएक्टर में बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, देन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। तो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में क्या होता है कि वाटर बॉयल होता है इनसाइड रिएक्टर और फिर स्टीम डायरेक्टली ड्राइव करता है टरबाइंस को, ठीक है। जब स्टीम बनेगा तभी तो टरबाइन घूमेगा, ठीक है। देन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, तो यहाँ पे हाई प्रेशर में वाटर को रखा जाता है और हीट को ट्रांसफर किया जाता है सेकेंडरी सर्किट में। और जो LWRs है तो मोस्ट कॉमन ग्लोबली, ये सबसे ज़्यादा कॉमन हमें देखने के लिए मिलता है लाइट वाटर रिएक्टर्स, ठीक है। फास्ट रिएक्टर्स को, ठीक है। फास्ट रिएक्टर्स मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स को। तो फीचर क्या है इसका, यहाँ पे यूज होता है फास्ट न्यूट्रॉन्स का, यहाँ कोई मॉडरेटर का यूज नहीं होता है। ये कन्वर्ट करता है यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, जितना ये कंज्यूम करेगा उससे ज़्यादा फ्यूल ये प्रोड्यूस करेगा। ये लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर सस्टेनेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फास्ट रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स याद रखना है। न्यूक्लियर पावर देख लेते हैं इंडिया में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, तो इंडिया मेनली यूज करता है PHWR टेक्नोलॉजी को, ठीक है। फोकस इसके ऊपर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के ऊपर है कि 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा जो है तो इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो इसका जो मतलब एम क्या है कि हम जो हमारे पास थोरियम रिजर्व एबंडेंट में हमारे पास थोरियम है तो इसको हम यूटिलाइज कर सके, ठीक है। अब जो हमने रिएक्टर्स पढ़ा तो इसको हम समझ लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कि PHWR जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें कूलेंट क्या है, हैवी वाटर है, मॉडरेटर हैवी वाटर है, और की फीचर देखें तो यहाँ नेचुरल यूरेनियम का यूज किया जा रहा है। देन जो लाइट वाटर रिएक्टर है तो यहाँ कूलेंट क्या है, लाइट वाटर है, मॉडरेटर लाइट वाटर है, और ये सबसे कॉमन है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा कॉमन यही है। देन गैस कूलेंट रिएक्टर, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा गैस कूल्ड रिएक्टर्स के बारे में। तो जो ये गैस कूल्ड रिएक्टर्स है तो इसमें कूलेंट क्या है, गैस है, और मॉडरेटर ग्रेफाइट है, और हाई टेम्परेचर इफिशियंसी है इसका। देन SMR के बारे में देखें तो इसका मॉडरेटर और कूलेंट वेरी करता है, और इसका डिज़ाइन कैसा है, स्मॉल मॉड्यूलर डिज़ाइन है। देन फास्ट रिएक्टर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे कूलेंट जो है लिक्विड मेटल और गैस है, और जो मॉडरेटर है कोई मॉडरेटर इसमें यूज़ नहीं होता है, और ये ब्रीड करता है प्लूटोनियम को, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, देन हम मूव करते हैं। तो मॉडरेटर जो है स्लो करता है न्यूट्रॉन्स को, और कंट्रोल रॉड जो है एब्जॉर्ब करता है उनको, ठीक है, न्यूट्रॉन्स को। वाटर का क्या काम है, ये एक्सीलेंट कूलेंट है, क्यों, क्योंकि वाटर का नेचर कैसा है, डाइपोलर है। देन PHWR जो है इंडिया में डोमिनेंट है, और फास्ट रिएक्टर्स जो है इनेबल करता है फ्यूल ब्रीडिंग। हमने देखा कि जितना ये फ्यूल यूज़ करता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। देन SMR जो है ये जो है फ्यूचर डिसेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियर ऑप्शन जो है दिख रहा है हमें। देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में। तो जो रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं ये क्या है, डिवाइसेस है जो कि कन्वर्ट करता है हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके इनटू इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं तो ये जो डिवाइसेस हैं ये इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, हीट को, ठीक है, कन्वर्ट करेगा फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके इनटू इलेक्ट्रिक पावर, कि रेडियो एक्टिव डीके से जो हीट निकल रहा है उसी हीट को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक पावर में। और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है स्पेस मिशंस में और रिमोट एप्लीकेशंस में जहाँ पे सोलर पावर जो है फीजिबल नहीं है। अब की कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो रेडियो आइसोटोप हीट सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे सील्ड ब्लॉक कंटेनिंग अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट इमिट्स हीट एज इट डिकेज। देन और अगर हम कंपोनेंट देखें थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर्स, यहाँ क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है वो यहाँ क्या किया जाता है, कन्वर्ट करता है हीट को इलेक्ट्रिसिटी में,
ठीक है, यूजिंग सी बैक इफेक्ट। अब ये सी बैक इफेक्ट क्या है, तो ये है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ मटेरियल। तो सी बैक इफेक्ट मतलब क्या हुआ कि जनरेशन जो है इलेक्ट्रिक वोल्टेज का जनरेशन कब होगा, जब जो है यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों मटेरियल के एंड पे बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये होता है थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर्स। मतलब जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है ये हीट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में सी बैक इफेक्ट को यूज करके। देन थर्मल इंसुलेशन सिस्टम होता है जो कि मेंटेन करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड साइड्स टू इंश्योर इफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब बेसिकली जो है ना क्या है, कंपोनेंट्स है कि रेडियो आइसोटोप हीट सोर्सेस है, देन थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर्स है, देन थर्मो इंसुलेशन सिस्टम है जहाँ पे कि क्या होता है, ये मेंटेन करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड साइड्स ताकि इफिशिएंसी बना रहे। देन कॉमन आइसोटोप्स अगर हम देखें तो प्लूटोनियम 238 इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो है हाफ लाइफ कितना है 87.7 ईयर्स है, सूटेबल हाफ लाइफ है इसका, और हाई हीट आउटपुट है, ये हीट भी हाई प्रोवाइड करता है, ये रिलेटिवली सेफ भी है और स्टेबल डीके कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। देन वर्किंग प्रिंसिपल देखें तो ये कैसे वर्क करता है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के बारे में। ठीक है, याद रखना है। देन वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखें तो क्या है, रेडियो एक्टिव डीके है, यहाँ पे आइसोटोप इमिट करता है हीट, जैसे ये डीके होता है ना तो इस डीके से हीट इमिट होता है। देन टेम्परेचर डिफरेंस, हीट क्रिएट करता है एक हॉट साइड और एक कूलर साइड, तो इससे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और सी बैक इफेक्ट जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो आरटीजीज क्या है, रिलायबल, ड्यूरेबल और रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस। इसको मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ये रिलेटिवली बट प्रोड्यूस रिलेटिवली स्मॉल पावर, तो ये क्या है, इसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए, रिलायबल भी है, ड्यूरेबल है, लेकिन ये स्मॉल पावर प्रोड्यूस करता है। देन अब अपना न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी देख लेते हैं इंडिया में एज ऑफ दिसंबर 2025। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपना कितना है, 8780 मेगावाट हमारा अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। देन ऑपरेटिंग रिएक्टर्स अगर देखें तो 24 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हमारे पास है अक्रॉस 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो हमारे पास 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसमें 24 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं। और रिएक्टर टाइप बेसिकली हमने देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ हो रहा है, तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज़ हो रहा है, और कुछ जो है लाइट वाटर रिएक्टर्स भी हैं। तो अगर हम देखें कि इंडिया का ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो अभी भी बहुत कम है, सिर्फ 3% हमें देखने के लिए मिल रहा है न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। ठीक है, हमारा एक्सपेंशन का गोल कितना है कि हम जो है कितना कर सके, इसको 22,480 मेगावाट हम कर सके 2031 तक। ठीक है, और 9% जो है एनर्जी मिक्स बाय 2047 तक, तो ये हमारा कुछ गोल है। ठीक है, अब हमने जो पहले पढ़ा था तो देख लेते हैं कि इंडिया का जो 3 स्टेज सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है ये क्या है। तो ये 3 स्टेज क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो है यूरेनियम क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन थोरियम एबंडेंट है, याद रखना है, हमारे पास क्या है, यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम तो ज़्यादा है ना। तो दिस प्लान यूजेस इच स्टेज टू प्रोड्यूस फ्यूल फॉर द नेक्स्ट, तो ये इसीलिए हमारा 3 जो है स्टेज जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी हमारा सेल्फ सस्टेनिंग हो पाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड यूरेनियम है। सबसे पहले में हम यूज़ करते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें कि नेचुरल यूरेनियम फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, हैवी वाटर कूलेंट और मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्लूटोनियम 239 बाई प्रोडक्ट के तौर पर, और जो है PHWR जो है ये बैकबोन बनता है इंडिया का करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो स्टेज 1 में ही है हम अभी। देन स्टेज 2 में हमारा जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के बारे में है स्टेज 2। तो यहाँ पे प्लूटोनियम 239 को फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे हम नेचुरल यूरेनियम को कर रहे हैं, क्योंकि यूरेनियम जो है हमारे पास है नहीं ज़्यादा, इसीलिए अगर हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लूटोनियम 239 फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा, और ये ऑपरेट करेगा विथ फास्ट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ कोई मॉडरेटर नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। और ये ब्रीड्स करता है मोर फ्यूल, ये कन्वर्ट करेगा यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 में, और प्रोड्यूस करेगा यूरेनियम 233। याद रखना है कि 238 से प्लूटोनियम 239 बना और फिर प्रोड्यूस कर दिया यूरेनियम 233। ठीक है, और इसको
इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेड बाय भवानी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। और इंडिजिनस जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है, 500 मेगावाट एट कालापक्कम, ठीक है, ये बिगन हुआ है जो कलापक्कम में बिगन फ्यूल लोडिंग इन मार्च 2024। तो ये 2024 में जो कलपक्कम है, कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जो भी न्यूक्लियर साइट है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ बन रहा है चीज़ें, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन देखते हैं थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि थोरियम का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, थोरियम 232 का मेन रिसोर्स, और ये ब्रीड करेगा यूरेनियम 233। फिर हम थोरियम डालेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यूरेनियम 233 आएगा। तो इंडिया के पास 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम रिजर्व है, ठीक है। मेनली हमारे पास मोनाजाइट सैंड्स है, कहाँ पे, कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। तो स्टेज 3 इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्यूल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। अब इसमें की कंपोनेंट क्या है, आरटीजीज, जो कि कन्वर्ट करेगा रेडियो एक्टिव डीके हीट को, रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। सी बैक इफेक्ट का यूज़ होगा, और प्लूटोनियम 238 जो है मोस्ट कॉमन सोर्स होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ हम देख चुके हैं, ये भी हम समझ चुके हैं कि हमारा अभी सिर्फ 3% ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं एक्सपेंशन हमारा प्लान कितना है कि 25.5 जो है गीगावाट हम एक्सपेंड कर सके, ठीक है। और डोमिनेंट टेक्नोलॉजी PHWRs है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। तो आरटीजीज जो है ये क्या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, नहीं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, इनके पास कोई चेन रिएक्शन नहीं है। ये क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं जो डीके हीट होता है ना उसको। सी बैक इफेक्ट हमने देखा कि थर्मल से इलेक्ट्रिकल पावर, और इंडिया का न्यूक्लियर ग्रोथ डिज़ाइन है थोरियम का यूटिलाइजेशन के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम थोरियम को यूटिलाइज कर सके। और कलपक्कम FBR फ्यूल लोडिंग जो है हमारा रिसेंट लैंडमार्क इवेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कलापक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए 500 मेगावाट। देन नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, ये यूपी में है, और राजस्थान पावर स्टेशन नाम से ही पता लग रहा है ये कहाँ होगा। देन ककरपारा एटॉमिक पावर स्टेशन, और जो है ये कहाँ पे है, गुजरात में। देन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। देन कायगा जो है ये कहाँ है, कायगा जनरेटिंग स्टेशन ये कर्नाटका में है। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु में। अब नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ताकि जो एक्सीडेंट्स हो रहा है उसको रोका जा सके, रेडिएशन रिलीज को कंट्रोल कर सके, और लोगों को बचा सके, इन्वायरमेंट को बचा सके, ठीक है। तो बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस इन डेप्थ, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे बना है, डिफेंस इन डेप्थ। मल्टीपल फिजिकल जो है ना बैरियर होता है, जैसे कि फ्यूल क्लैडिंग, रिएक्टर वेसल्स, कंटेनमेंट वगैरह। देन रिनंडेंट सेफ्टी सिस्टम होता है, और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट, ताकि जो है प्रॉपर ध्यान रखा जा सके, वरना अगर कुछ भी एक्सीडेंट या प्रॉब्लम होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। देन अब देखते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो जितना भी न्यूक्लियर कंट्री है हैज़ एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसके पास रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होना चाहिए ना। तो इंडिया में हमारे पास क्या है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है, हमारे पास क्या है, AERB, दैट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि फ्रेम करता है सेफ्टी कोड और गाइडलाइन, लाइसेंस प्रोवाइड करता है, लाइसेंसेस न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, ठीक है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लाइसेंस, अगर कुछ भी करना है आपको इस फील्ड में तो जाना पड़ेगा आपको इसके पास, जो कि लाइसेंस प्रोवाइड करेगा। कंडक्ट इंस्पेक्शन एंड ऑडिट ओवरसीज रेडिएशन प्रोटेक्शन, की कितना रेडिएशन के लिए प्रोटेक्शन है, नहीं है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों को। तो ये बेसिकली इंश्योर करता है डिज़ाइन सेफ्टी, ऑपरेशनल सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को। देन देखते हैं इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड भी है कुछ, तो IAEA है,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो ये क्या करता है, डेवलप करता है ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड, प्रोवाइड करता है पीयर रिव्यू और टेक्निकल गाइडेंस, प्रमोट करता है पीसफुल और सेफ न्यूक्लियर यूज़, कि न्यूक्लियर यूज़ क्या हो, सेफ हो। देन वॉनो, ये क्या है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स, इसका फोकस किसके ऊपर है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस के ऊपर है। इनकरेज करता है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास है हम उसको शेयर करें और कंडक्ट करें पीयर रिव्यू अमंग ऑपरेटर्स। और ये बॉडीज जो है ना, ये क्रिएट करता है ग्लोबल सेफ्टी कल्चर को। देन अब देखते हैं यूरेनियम रिसोर्सेज इन इंडिया। तो हमारे पास एस्टिमेटेड रिजर्व अगर हम देखें तो 4,23,222 टन है। कितना, 4,23,222 टन है। ग्लोबल रैंक अगर हम देखें तो रिजर्व में हमारा 15वां स्थान है, 15th इन रिजर्व। और प्रोड्यूसर अगर हम देखें तो हम 8वां लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। लगभग अगर हम देखें तो 600 टन्स से भी ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं। और इंडिया जो है इंपोर्ट करता है यूरेनियम मेनली कहाँ से, याद रखना है, यूरेनियम इंपोर्ट पे भी क्वेश्चन बन चुका है, रसिया से, ऑस्ट्रेलिया से और कजाकिस्तान से। कहाँ से, रसिया, ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान। डोमेस्टिक सप्लाई जो है ये क्या है, इनसफिशिएंट है, इसीलिए इंपोर्ट बहुत क्रूशियल है।